और बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 है अपना। अब लाइफ प्रोसेस जो है बायोलॉजी के अंदर में चैप्टर पहला आता है यहाँ पर। और जैसा मैंने पिछले वीडियो के अंदर में बात करी थी आपसे कि ये जो यूनिट है ये टोटल 23 मार्क्स कैरी करता है और उसमें लाइफ प्रोसेस जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। अब अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इसमें दो वर्ड्स हैं। पहला है लाइफ। तो पहले बात करते हैं कि आखिर लाइफ है क्या। हमें तो चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ के प्रोसेसेस। देन व्हाट इज लाइफ, ये लाइफ क्या है ना। तो लाइफ आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि लिविंग, कि जितने भी लिविंग होते हैं वो लाइफ है। तो लाइफ लिविंग को नहीं कहते। दरअसल लाइफ क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप, जैसे मानकर चलें कि अगर हम जनरली एक डेफिनेशन, अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो लाइफ की डेफिनेशन ये होती है कि ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। बात नहीं आई समझ में? सिंपल करके देखते हैं यहाँ पर क्या है लाइफ, कि इट इज अ ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स या इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप which can perform various metabolic reaction या which can perform various chemical reaction। एक बायोमॉलिक्यूल्स का ऐसा ग्रुप। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? लिविंग मॉलिक्यूल्स। बायो का मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स लिविंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि लिविंग की बॉडी जो है वो इसी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है मेनली। ठीक है। अब तो लिविंग मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि खुद की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए, कि वो मॉलिक्यूल जो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक सिस्टम जो है, वो सिस्टम ही बना रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रहे, उसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करता हो, उसे हम लाइफ कहते हैं। मतलब कहने का ये डेफिनेशन पर अगर हम आ जाएं तो लाइफ बोली जाती है कि ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच कैन परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, which can perform various chemical reactions। केमिकल रिएक्शन या फिर हमारी बॉडी में या लिविंग की बॉडी के लिए अंदर, लिविंग के बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो लाइफ क्या है? लाइफ हम कहेंगे ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप which can perform various metabolic reactions in order to maintain its stability, जो कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने की कोशिश करे। जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि एक ये जो भी मार्कर है, अब ये मार्कर जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, प्लास्टिक है ये, और प्लास्टिक जो होता है वो किन चीज़ों का मिलकर बना हुआ होता है? कार्बन होता है बेसिकली। ठीक है। तो ये कार्बन का एक ग्रुप है, तो ये भी तो मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है। इसके अंदर में इंक है, इंक के अंदर में अल्कोहल है, अल्कोहल भी एक कार्बन का कंपाउंड है। तो ये भी क्या है कि बहुत सारे केमिकल के ग्रुप से बना हुआ है। हमने कहा कि लाइफ किसे कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स। चलो बायो हटा भी देते हैं, तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करे। ये कर रहा है क्या? हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है? चलिए डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। विच कैन परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, जो कि अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करे। मतलब कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज होता है ना, कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम सभी क्या हैं? लिविंग। कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ पे। तो हम उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्थ का एक अपना एक इन्वायरमेंट है। अब उस इन्वायरमेंट में चेंज आता रहता है कंटिन्यूसली। अब उस इन्वायरमेंट में जब चेंज आ रहा है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग इसकी जो लिविंग की बॉडी है वो टूट ना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। वो जो पूरी की पूरी जो बॉडी है, वो जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है, हमारी बॉडी क्या है? लिविंग की बॉडी क्या है? मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है। तो वो खराब ना हो जाए, उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, कि वो वैसी की वैसी ही बनी रहे बॉडी, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करे उसके लिए, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ। तो यहाँ पर ये जो मार्कर है, अब इन्वायरमेंट के अंदर में कुछ भी चेंज हो रहा है तो क्या ये उसको रोकने की कोशिश करेगा? क्या ये उससे बचने की कोशिश करेगा? क्या ये उस चीज़ को, ये मार्कर ही बने रहे, इसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहा है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है।
ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझते हैं बहुत सारे, जहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, एक सिस्टम होता है जहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ताकि वो पूरा का पूरा सिस्टम मेंटेन रहे, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। एक स्कूल है तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं ताकि वो स्कूल जो है उसका सिस्टम मेंटेन रहे। तो हमारी बॉडी एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, क्यों? ताकि हमारी बॉडी खराब ना हो जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। इन्वायरमेंट में जब चेंज आएगा तो हमारी बॉडी खराब हो सकती है, हमारी बॉडी चेंज हो सकती है, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस जो ये बॉडी परफॉर्म कर रही है, मतलब ऐसी कोई सी भी बॉडी जिसके अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ। अब चलिए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो लाइफ तो ये हो गया पहले, और अगर हम बात करें कि लिविंग फिर क्या होगा, तो ये लाइफ वाला कैरेक्टर जिस किसी भी बॉडी में होगा वो बॉडी होगी लिविंग। जिस किसी भी बॉडी में ये लाइफ वाला कैरेक्टर नहीं होगा वो होगा नॉन लिविंग। इसके अंदर में क्या ये कैरेक्टर है लाइफ वाला? नहीं, तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। हमारी बॉडी के अंदर में क्या ये कैरेक्टर है? बिल्कुल, तो हमारी बॉडी क्या कही जाएगी? लिविंग। ठीक है, पहले लाइफ की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लाइफ क्या कही जाएगी? ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स which can perform various metabolic reactions, किस लिए? in order to maintain its stability, जो कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करे, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करे, है ना। परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच कैन परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी, जो कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करे, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ। और ये लाइफ वाला फीचर जिसमें होगा, ठीक है, बॉडी with the characters of life is called living। ठीक है ना, तो ये हो जाता है लिविंग। तो जिस बॉडी के अंदर में ये लाइफ वाला कैरेक्टर होगा वो बोल दिया जाएगा लिविंग। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, हमने कहा कि ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल, तो बायोमॉलिक्यूल तो हम समझ गए क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, फैट जिसको कहते हैं, लिपिड को क्या कहते हैं? फैट। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए है अपना, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज हो गया, लिपिड जिसको फैट कहते हैं, और प्रोटीन आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें। अब ये केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं ये कौन कौन से होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है? तो मोस्टली हमारी बॉडी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, वो या तो ऑक्सीडेशन होते हैं या फिर रिडक्शन होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में आपको क्लियरली एक लाइन देखने को मिल जाएगी कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ही मोस्टली होते हैं। आप बहुत सारे, अगर आप केमिस्ट्री भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो आपके ये आपने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लिविंग बॉडी क्या कर रही है? लाइफ वाली बॉडी मतलब लिविंग की बॉडी क्या करेगी? बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करेगी और या मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगी, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही दरअसल क्या आप कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। बात आई समझ में? ये जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं केमिकल रिएक्शन के ऊपर में बेस्ड है कि इसमें हमारी बॉडी में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर में बात करने वाले हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, है ना, रेस्पायरेशन हो गया। ठीक है, क्या होता है बारी बारी से अभी हम समझते चलेंगे। सर्कुलेशन हो गया या जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और साथ में एक्सक्रीशन हो गया। अब ऐसा नहीं है
कि यही 4 होते हैं। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक टाइप का क्या है, लाइफ प्रोसेस है। आगे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, दरअसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक टाइप का लाइफ प्रोसेस ही होता है। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से लाइफ को मेंटेन करके रखा जाता है, मतलब लाइफ हमारी जो बनी रहती है। अब अगर हम बात करें कि ये लाइफ हम देख के कैसे पहचानेंगे कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो देख के, जैसे कि हम लोग सांस ले रहे होते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं, हम लोग दौड़ रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब एक्टिविटी होती है ना तो हम देख के पहचान सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है नॉन लिविंग है। लेकिन गाड़ियाँ मोटर भी तो चलती हैं, आप उसे देख के फिर लिविंग तो कह नहीं सकते। मतलब कोई एक फिक्स क्राइटेरिया है कि अच्छा ग्रोथ हो रही है, चलो हम मानकर चलते हैं पहला कैरेक्टर की ग्रोथ हो रही है, आप कहोगे कि ग्रोथ जो है वो एक कैरेक्टर होगा लिविंग का। ग्रोथ हम देखकर पहचान सकते हैं, जैसे बॉडी के अंदर में हमारी ग्रोथ होती है तो हम लिविंग हो गए। नहीं, जो बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, आप एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर और भी ईंट रखते हैं और बहुत सारी ईंटों को जोड़कर उसकी भी ग्रोथ होती है और वो बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या वो लिविंग होगा? नहीं। मूवमेंट, हमने बात करी कि हम भी दौड़ सकते हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, कार, बस, ट्रक, बाइक, ये सारी चीज़ें भी मूव करती हैं, तो क्या ये लिविंग है? नहीं। तो हम फिर कैसे पहचानें कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है ना? तो एक फिर बात आती है कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं, आप कहोगे कि हम तो खाना खा सकते हैं, कार तो खाना नहीं खा सकती। हम खाना खा सकते हैं, वो क्या एक टाइप का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। कार्स को भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ना? हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहेंगे। प्लांट तो वैसे अगर आप देख रहे हो कि हम लोग तो खाना खा रहे हैं तो लिविंग हो गए, उस हिसाब से तो प्लांट तो खाना खा ही नहीं रहे हैं, वो तो प्लांट फूड बना रहे हैं, फिर आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहोगे हम सांस ले सकते हैं, ब्रीद कर रहे हैं, लेकिन प्लांट के अंदर में ब्रीदिंग नज़र नहीं आती है, अमीबा के अंदर में ब्रीदिंग नज़र नहीं आती है, तो अमीबा तो लिविंग हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम इन सभी चीज़ों को साइड में कर दें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, वो आता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये वो कैरेक्टर है जिसके बेसिस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें या जिस किसी भी चीज़ को अगर हमें लिविंग कहना होगा या नॉन लिविंग कहना होगा, या लिविंग को नॉन लिविंग से अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वही क्या करते हैं, दरअसल डिफ्रेंशिएट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जो रिएक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हो रहा है, वो क्या है? वो है लिविंग। आप किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर में केमिकल रिएक्शन अपने आप होता हुआ नहीं देखोगे। हमने कहा ना कि लिविंग की बॉडी में ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बॉडी बनी रहे, उसके लिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता रहता है हमारी बॉडी में लगातार। हमारी बॉडी खुद से वो रिएक्शन करती रहती है, तो वो जब रिएक्शन होता रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें नॉन लिविंग में आपको देखने नहीं मिलेंगी, और अगर नॉन लिविंग में देखने नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ, ये वो डिफाइनिंग कैरेक्टर हुआ। डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब आप इस कैरेक्टर के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग है और जिसमें नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर ये एक मेन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आई होप बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें कि ये सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, इन्हें ही हम लोग क्या करने वाले हैं कि बारी बारी से इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सीधा सीधा कि विजिबल मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर में जो कुछ भी मूवमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, उसके बेसिस पर हम लोग लिविंग नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिक रिएक्शन के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बेसिस पर हम लोग लिविंग नॉन लिविंग कह सकते हैं। और यही एक रीज़न होता है कि वायरसेस के अंदर में, वायरस जो होते हैं ना, जो हमारे अंदर में डिजीज़ बनाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, तो वायरस को लिविंग नहीं कहा जाता। और इसके ऊपर में काफ़ी बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कुछ लोग लिविंग भी मानते हैं, नॉन लिविंग भी मानते हैं कुछ लोग, और इसी वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। क्यों? क्योंकि जब ये अपने फ्री फॉर्म में होता है, जब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, तो कोई सा भी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा होता। लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पर फिर वो लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। मतलब ये लिविंग भी नहीं है, कभी सॉर्ट ऑफ लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो क्योंकि इसके अंदर में इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से वायरस को हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर में हम क्लियरली नहीं कह सकते कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है, कौन सा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इसी के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ से आ गया बे तू?
अब अगर हम इन चारों के बारे में बारी बारी से इंट्रोडक्शन के बेसिस पर सिर्फ बात कर लें कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले आता है अपना न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो केमिकल रिएक्शन कर रही है और हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रही है। तो इस मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये डिसइंटीग्रेट ना हो, ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, ये हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो ऐसे का वैसा बना रहे। तो उसके लिए एनर्जी की चाहिए होती है, और वो एनर्जी जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम बाहर से लेते हैं। बाहर से मतलब वो किसी न किसी कार्बन के फॉर्म में, कार्बन जो है वो मतलब फूड के फॉर्म में हम लोग एनर्जी लेते हैं। और फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर में मेनली 3 फॉर्म में आ सकता है, मतलब बहुत सारे फॉर्म में आता है, लेकिन 3 जो होते हैं वो मेन फॉर्म होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और ये इन तीनों का ही जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन जो है, जो कुछ भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनर्जी को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं कि ओवरऑल समरी देख रहे हैं कि ये लाइफ प्रोसेसेस, क्यों हम इनको लाइफ प्रोसेस कह रहे हैं, क्या यही वो केमिकल रिएक्शन है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ यही केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो जैसे न्यूट्रिशन की वजह से कैसे मेंटेन रहेगी? तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन लेंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी, है ना। एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनटेक कर रहे हैं, एनर्जी का इनटेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन किस लिए ज़रूरी है? हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी को तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो कुछ भी आप फूड लेंगे वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? नेचर से। और नेचर के अंदर में क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि नेचर ने आपको बना बनाया कि हाँ आप एक ऑर्गेनिज्म हो तो नेचर आपको बना बनाया फूड प्रोवाइड कर देगी कि आपकी बॉडी जैसा चाहिए आपको वैसा ही फूड मिलेगा। नहीं, हमें क्या करना पड़ता है कि हम इस एनवायरनमेंट के अंदर में सर्वाइव कर सकें, इसलिए हमें फूड को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मतलब कि नेचर जो है, जैसे फंगस है, अब फंगस को भी फूड चाहिए, एक किसी अमीबा को भी फूड चाहिए, ह्यूमन को भी फूड चाहिए। अब सभी की बॉडी तो अलग अलग है। फंगस की बॉडी अलग तरीके की नज़र आती है, प्लांट की बॉडी अलग टाइप की होती है, ह्यूमन की बॉडी अलग टाइप की होती है। तो क्या नेचर में सभी के लिए अलग अलग तरीके के फूड की रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है ना कि ह्यूमन के लिए फूड की रिक्वायरमेंट अलग होगी क्योंकि बॉडी का टाइप अलग है। प्लांट के लिए फूड की रिक्वायरमेंट अलग होगी, फूड अलग तरीके के फॉर्म में वो लेता होगा क्योंकि उसकी बॉडी का टाइप अलग है। तो नेचर सभी के लिए क्या फूड बना के पहले से रखा हुआ रहेगा नेचर में कि हाँ आपकी बॉडी के लिए ये फूड है, चूंकि आपकी बॉडी अलग है, प्लांट के लिए अलग है? ऐसा नहीं है। तो क्या करना पड़ता है कि हम हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमने अपनी ही बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं कि फूड को लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उसको कंज्यूम करते हैं। और इसी वजह से फूड को हमारे लिए क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है फूड का। और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कई बार क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हमारा जो कार्बन जो सोर्स होता है ना फूड का, हमने कहा कि मेन फूड क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें जब लेना होगा तो कार्बोहाइड्रेट को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, उस फूड को हमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस फूड को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो ऑक्सीजन है वो हम लेंगे एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन को लेते हैं और फूड को अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं। और फूड का ब्रेक डाउन करना इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन या विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसी को क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि ऑक्सीजन को बाहर से एक्वायर करना और उसको फूड को ब्रेक डाउन के लिए यूज़ करना क्या बोला जाता है? रेस्पायरेशन। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें कि जो कुछ भी फूड जो है, जब हमने रेस्पायरेशन कर लिया, फूड को हमने ब्रेक कर लिया, तो हमारी बॉडी के अंदर में क्या है ना, जैसे कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है और यूनिसेलुलर बॉडी भी होती है, जैसे अमीबा है। हम मानकर चलते हैं एक अमीबा की बॉडी है, एक ह्यूमन की बॉडी है। तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन का लेना, ऑक्सीजन का लेना, है ना, यहाँ पर फूड हम मान के चलते हैं कि फूड ये इनटेक कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, या फिर वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीट आउट करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, वो एक ही बॉडी सरफेस से हो जाता है ना। मतलब इसकी पूरी जो बॉडी सरफेस है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्योंकि एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है। बात आ रही है समझ में? तो एक ही सेल है तो इसके सेल का पूरा सरफेस जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो एनवायरनमेंट से ये डायरेक्टली फूड ले लेता है, एक ही सेल ही है, एक सेल में पहुंच गया, ऑक्सीजन ले लेता है, वेस्ट मटेरियल यहाँ से रिलीज भी कर देता है, जैसे हम इस अमीबा की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या है कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, और इसी वजह से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, हम देखेंगे कि हम ऑक्सीजन किस तरीके से ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, और फूड को हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो लेंगे वो एक पार्टिकुलर ऑर्गन में आएगा, वो हर एक सेल को नहीं मिलेगा पहले। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो क्या होगा कि पहले हमारे किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन में आएगा, आप जानते हो लंग्स के अंदर में आता है, फिर वहाँ से उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा फूड के ब्रेकडाउन में। अब जब हम फूड को ब्रेक करेंगे तो वो भी किसी न किसी एक ऑर्गन में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि हमारे बॉडी के अंदर में अलग अलग पार्टिकुलर ऑर्गन्स बने हुए हैं, तो जहाँ पर हमने ऑक्सीजन को लिया, जिस ऑर्गन में आया, तो फिर उस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल में भी पहुंचाना होगा। जो हम फूड खा रहे हैं वो किसी एक ऑर्गन में जा रहा है और वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, फूड को ब्रेक किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और अलग अलग उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन को भी पूरे बॉडी में फैलाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी फूड है और ऑक्सीजन है ना, ड्रग्स हैं और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हुआ होता है, जिसको हम लोग सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं ह्यूमन के अंदर में। तो न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन इस वजह से ज़रूरी है ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकि हम उस सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलेगा। अब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकें, ऐसे फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, उसको तोड़ सकें, तो उसको तोड़ने के लिए रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। एक बार जब हमने तोड़ दिया तो चूंकि वो एक किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में ही ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब वो हर एक सेल को भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इस वजह से वो सभी सेल तक आसानी से नहीं पहुंच सकता है। तो उसके लिए हमने क्या सिस्टम डेवलप कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन भी होना ज़रूरी है। और जब ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जो कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और खिचड़ी पकती है, जो कुछ भी रिएक्शन होता है, वो सब हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आप कहोगे बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो बाई प्रोडक्ट्स वैसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एक मेन केमिकल रिएक्शन के अंदर में जो हम केमिकल रिएक्शन जब हम करा रहे होते हैं तो हमें एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है। अब उस प्रोडक्ट के मिलने के अलावा केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ और भी प्रोडक्ट बन जाते हैं जो कि हमारे लिए कोई भी हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट। और ये जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ये कई बार वेस्ट, जिन्हें हम वेस्ट भी कह सकते हैं, तो जिनकी हमको नीड भी नहीं होती, और कई बार ये हार्मफुल भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जिनको बॉडी से निकालने की भी ज़रूरत होती है। और इसी वजह से बॉडी को उससे हम बाहर निकाल सकें, बॉडी से उसे हम बाहर निकाल सकें, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर में एक्सक्रीशन सिस्टम डेवलप हुआ होता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगेन अगर हम बात करें एक्सक्रीशन सिस्टम, तो एक्सक्रीशन के लिए भी हमारे पास क्या है, एक पार्टिकुलर ऑर्गन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हम हर एक सेल से एक्सक्रीशन नहीं कर सकते, क्योंकि अमीबा जो था वो हर एक सेल से एक्सक्रीशन कर सकता था। तो ये आप ऐसे का ऐसा लिख लें और याद रखें, जो कुछ भी वीडियो के अंदर में आप बातें बताई जा रही हैं, आप किसी का भी वीडियो फॉलो कर रहे हो, आप पहले से पढ़ रहे हो, आई नो कि ये जो वीडियो लेक्चर आ रहा है काफ़ी लेट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आप में से पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप चाहे किसी का भी वीडियो फॉलो कर रहे हो, आप चाहे मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हो, है ना, इस चैनल पे का या किसी भी और पार्टिकुलर XYZ का, आप एक काम ज़रूर करते चलें। चूँकि आपका इस साल बोर्ड है, तो आपको साथ साथ वीडियो देखते हुए कॉपी रखनी है, साथ में पेन रखना है अपने हाथ में और नोट करते चलना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा हालांकि बेटर होगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ साथ नोट करते चलेंगे तो फ़ायदा ये होगा आपको कि आप तुरंत से सुन रहे हैं। एक बार क्या होता है ना कि हम सारा कुछ नोट करते चलते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो फिर समझ में आता है अरे यार ये क्या लिखा हुआ था, फिर अब याद नहीं आ रहा, या इसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सर ने बोला था, तो वो हमें याद नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से आप क्या करें कि साथ में पेन लेकर रहें, कॉपी लेकर बैठें और किसी भी एक वीडियो को फॉलो करें। आप जिनकी भी बातें आपको समझ में आ रही हों, आप सिर्फ उनको फॉलो करें और साथ में कॉपी लेकर बैठें, नोटबुक लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें और साथ साथ नोट करते चलें। ये मेरी गारंटी है मेरी तरफ से कि इस चैनल पे जो कुछ भी आपको 10th क्लास के रिगार्डिंग जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ये पहली बात के कंटिन्यू रहने वाला है ऑब्वियसली, और साथ में इस साल के ख़त्म होते तक, इस ईयर के एंड होते तक, मतलब इस सेशन के ख़त्म होने से बहुत पहले ही, ये सिलेबस ख़त्म हो जाने के बाद तक आपके पूरे बायो के अंदर में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है।
जैसा बोलते हैं वैसा आप बिल्कुल आप फॉलो करते चलिए। और मैंने जैसा पिछले वीडियो के अंदर में भी कहा था, 100% बायो के अंदर में लाना बहुत आसान है। आप बस किसी एक चीज़ को फॉलो करो। नहीं कह रहे कि आप मेरी ही वीडियो देखो, आपको जिसकी भी वीडियो समझ में आती है आप उसकी देखिए, लेकिन प्लीज़ एक ही वीडियो को फॉलो कीजिए। 10 मल्टीपल सोर्सेज को आप फॉलो ना करें। मल्टीपल सोर्सेज को जब आप फॉलो करते हैं आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि हाँ कोई बेस्ट है और बेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। आपको जिसकी वीडियो समझ में आती है आप उसी का वीडियो देखते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिसकी वीडियो देखनी है आप उसकी वीडियो देखें, जिसकी वीडियो समझ में आती है उसकी वीडियो समझें। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, आप ये तो बात मानते हो कि आप साथ साथ लिखते चलोगे, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। इस चैनल पे टाइम टू टाइम जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देखने को मिलेगा, साथ साथ मतलब आप टेस्ट प्रैक्टिस भी कर पाओगे, तो यहाँ पर ये फ़ायदा आपको देखने मिलेगा। फिलहाल आप ये लिखते चलें और बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सिर्फ NCERT को भी आप देखना, आप खुद से रियलाइज़ करोगे कि हम सिर्फ NCERT इस चैनल पर लेकर चलेंगे हम लोग, और उसके बावजूद आप कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। NCERT के अंदर में सारी चीज़ें हैं, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप मत फॉलो करो 10 XYZ जितने भी वो पब्लिकेशन के बुक्स होते हैं, मत करो फॉलो। जितने प्राइवेट पब्लिकेशन को हैं हटा दो, फाड़ दो, कोई मतलब की नहीं है वो। आपको सिर्फ क्या करना है, NCERT को फॉलो करना है, किसी एक टीचर को पकड़ लेना है, उसको फॉलो करना है, अपना नोट्स बनाते चलना है, उसके ऊपर में भरोसा रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड दैट्स इट, हो गया आपका। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन करेंगे और बारी बारी से अगली वीडियो के अंदर में जो कुछ भी और भी चीज़ें बची हुई हैं आप साथ साथ क्या करना कि ये पढ़ने के बाद आप NCERT आपके पास होगा, आप NCERT जाएं, वहाँ पर आपको NCERT पेज नंबर 95 पे कुछ 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो 5 के 5 आप क्वेश्चन सॉल्व करना। इस लेक्चर को देखने के बाद वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई उसके अंदर में हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगली वीडियो के अंदर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन। ये 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आप 11th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। दरअसल एक चैप्टर है न्यूट्रिशन के अंदर में भी आपको प्लांट का न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ना है। ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं। लेकिन अभी क्या है कि अपने को ब्रीफ में पढ़ना है। एनीवेज आउटरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना यार, बहुत ही बिल्कुल ही फ्री है। और अगर आपको पसंद मतलब अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि आप दूसरों को भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके हाथ में है, सब्सक्राइब कर लोगे अच्छा रहेगा, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और टेस्ट वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है। थैंक यू।